हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। डेली बेसिस के ऊपर अपन गाइज एक सीरीज लेके आते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज देखते हैं अपन सेट नंबर 3 की बात करेंगे गाइज। 5 सेकंड का टाइम है, आपको साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। आज अपन बात करेंगे गाइज एनसीईआरटी बेस्ड है अपना जो सेट नंबर 3 है। ओके गाइज, सेट नंबर 3 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है। CO की बात हो रही है, बताना है आपको कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। किसके अंदर गाइज कोबाल्ट पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। गाइज विटामिन B12, अब जितने भी विटामिन है इनके आपको याद रखना है रासायनिक नाम। गाइज सिंपल से विटामिन हो उनको तो याद रखते अपन रत, एक, टोपी से, इस ट्रिक से। और जो विटामिन B है उनको अपन याद करते हैं थोड़ा, न्यू, पेंट, पर, बसा। ठीक है गाइज, अब देखिएगा ये तो हो गया अपना B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 है। और B9 होता है गाइज नियासिन। एक होता है नियासिन, नहीं होता, ये होता है फोलिक एसिड। B9 होता है गाइज आपका फोलिक एसिड होता है। अब यहाँ पे देखिएगा विटामिन के दे रखा है, तो देखिएगा ABCDE, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका फाइलोक्विनोन। विटामिन B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। B6 क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। और B12 क्या हो जाएगा गाइज, लास्ट वाला B12 साइनोकोबालेमिन। इस तरीके से अपन सभी के विटामिन के नाम याद रख सकते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है विटामिन के रासायनिक नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी जो गाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में आंसर देते रहना है आपको बराबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी गाइज, मोज़ले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और किसके ऊपर आधारित है गाइज, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। मॉडर्न है आधुनिक परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है जो मोज़ले ने दी थी। और जो गाइज जो पुरानी वाली है वो परमाणु भार के ऊपर आधारित है और वो दी गई थी मेंडलीव के द्वारा, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। दोनों आपको नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है गाइज, इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोला जाता है, उसके लैंगरहैंस द्वीप के बिट्टा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बिट्टा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन के खोज करता है बैटिंग व बेस्ट। वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा। बैटिंग व बेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने की थी गाइज चेचक के टिक्के की खोज। निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे भारी धातु कौन सी है जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। वैसे अगर अपन बात करें तो ओस्मियम को सबसे भारी धातु मानी गई है, ओस्मियम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अपने पास में ओस्मियम है नहीं। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि सबसे भारी धातु कौन सी है। यहाँ पे गाइज आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, और वेस्ट से जितने भी मेटल्स उपस्थित है उसमें से सबसे भारी धातु होती है गाइज ओस्मियम, ध्यान में रखना है आपको। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है, देखिएगा गाइज। सबसे हल्की धातु आपको बतानी है कौन सी है। मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है या प्लेटिनम है या लिथियम है, बताइएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है गाइज, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और आपको पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से याद रखनी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे स्टैंड करता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये करता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर, पहले ही ग्रुप के अंदर आ जाता है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है। दिए गए ऑप्शन में से बताना कि हल्का तत्व कौन सा है। गाइज एग्जाम में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपसे तत्व पूछा गया है, धातु पूछी गई है, क्या पूछा गया है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व बताना आपको, या गैस पूछी गई है। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हल्का तत्व है, धातु, गैस, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
क्या होता है, एक नंबर पे होता है, इसको 1H1 बोला जाता है। 1 होता है गाइज इसका एटॉमिक नंबर, 1 होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है गाइज 1, और इसका गाइज द्रव्यमान कितना होता है। देखिएगा हाइड्रोजन आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सभी यहाँ पे बता देता हूँ। 1H1 की बात करें तो गाइज इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हो गया 1, इसका गाइज जो द्रव्यमान होता है वो हो गया 1, इसके अंदर गाइज न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। इसके गाइज समस्थानिक बनते हैं जिनके नाम होते हैं 1H1, 1H2, 1H3, 3 समस्थानिक बनते हैं। पहले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का होता है ड्यूटेरियम, और तीसरे का होता है ट्राइटियम। यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्राइटियम 1H1, 1H2, 1H3। अब गाइज इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 3 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है, 0, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 3 और 1 का डिफरेंस 2। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। आपको आंसर देना है, खसरा है किस संक्रमण के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा होता है, या माइकोप्लाज्मा या शैवाल। आंसर दीजिएगा गाइज, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, और इसकी खोज की गई थी इवान वॉस्की के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जीवाणु की खोज की गई थी बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प और सबसे छोटा पुष्प। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है गाइस, दिए गए ऑप्शन में से, और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। जिसका नाम बड़ा होगा वो बड़ा है, और जिसका नाम छोटा होगा वो छोटा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प हो गया, और वॉल्पिया सबसे छोटा पुष्प हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरक्तता या एनीमिया किसकी कमी से होता है। अरक्तता या एनीमिया किसकी कमी से होता है गाइज, आंसर दीजिएगा, आयोडीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या विटामिन डी। अरक्तता किसकी कमी से होता है गाइज, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, HB। ओके, आयोडीन की कमी से गाइज घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से गाइज स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से गाइज रिकेटस नामक रोग हो जाता है, जो हड्डियों के अंदर होता है। ये स्कर्वी रोग की वजह से क्या होता है कि गाइज मसूड़ों के अंदर ब्लड आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पे अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि की पोजीशन बतानी है, शरीर के अंदर कहाँ पे स्थित होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पे स्थित होती है गाइज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, मस्तिष्क के नीचे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, क्या आंसर बनेगा गाइज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछी गई गाइज आपसे। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है गाइज, एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसी ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, यानी एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। आंसर दीजिएगा गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय पेनक्रियाज होता है, उसके अंदर लैंगरहैंस द्वीप होता है, उसके अंदर अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं होती है। अल्फा से ग्लूकोजन का स्रावण होता है, बीटा से इंसुलिन का स्रावण होता है, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन का स्रावण होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है गाइज, बताइएगा। पीएच को बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, 7 पे न्यूट्रल होता है। मानव रक्त ब्लड का पीएच कितना होता है, और जो टीयर होते हैं, आंसू होते हैं, उनका भी बताइएगा। दोनों का सेम होता है गाइज, आंसर हो जाएगा आपका 7.4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसके अंदर पाई जाती है, दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा।
आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है गाइज? जनसंख्या का, पक्षियों का, कीट का या कैंसर का? ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है गाइज ओंकोलॉजी। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है गाइज एंटोमोलॉजी। कीट पतंगे होते हैं, एंटोमोलॉजी कहलाती है। और जो एंट्स होती है, चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ, इनका अध्ययन क्या कहलाता है गाइज? MERMICOLOGY, मर्मिकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है अपना ओंकोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है गाइज ऑर्निथोलॉजी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से देख लीजिएगा, पक्षियों का हो गया ऑर्निथोलॉजी, कीटों का हो गया एंटोमोलॉजी, कैंसर का हो गया ओंकोलॉजी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 18। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज। लुई पास्चर, रेबीज के टीके की खोज या दूध का पास्चराइजेशन दिया गया है लुई पास्चर के द्वारा। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं गाइज? आंसर दीजिएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। रुधिर स्कंदन या जो रक्त का जमाव है निम्न में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रक्त का जमाव किस प्रोटीन के द्वारा होता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का थक्का किस प्रोटीन की वजह से बनता है? आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है गाइज फाइब्रिनोजोन। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसके अंदर भूख लगने की अनुभूति होती है? अपने को बताना है कि कौन सा भाग है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गोलार्ध, हाइपोथैलेमस या अनुमस्तिष्क। क्या आंसर बनेगा गाइज? किस भाग के अंदर अपने को पता चलता है, अनुभूति होती है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसी के द्वारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तापमान नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है गाइज? आंसर दीजिएगा। भालू, बिल्ली, मनुष्य या बंदर। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की इकाई होती है। आंसर दीजिएगा गाइज, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस को हिंदी के अंदर बोला जाता है गाइज प्रतिरोध। इसका सिंबल होता है गाइज इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब होता है करंट का प्रतिरोध करना। इसकी इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ओम, ओमीटर, महो या सीमेन। क्या आंसर बनेगा? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपके इस पर। ये हो गया प्रतिरोध होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये लंबाई होगी, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की चाल क्या होती है? आपको बताना कि विद्युत धारा की चाल क्या होती है। देखिए गाइज, ये 9 का मतलब इसके ऊपर पावर है गाइज, ये सभी के सभी ऊपर पावर लगी हुई है। तो जो प्रकाश की चाल होती है गाइज, वही विद्युत धारा की चाल होती है। और ये कितनी होती है गाइज? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह की रेट को गाइज विद्युत धारा कहा जाता है। ध्यान में रखना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, यानी सुगमता का मतलब उसको सपोर्ट करता है, बताना है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, वो ये वायर है, इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को ये सपोर्ट करे, अगर सपोर्ट करे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? सपोर्टिव प्रॉपर्टी कौन सी गाइज? ऑप्शन आपका चालकता, प्रतिरोधकता, अचालकता या विभवांतर। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सपोर्ट करता है गाइज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टिविटी बोला जाता है। आंसर हो जाएगा चालकता। पदार्थ की 3 योगी प्रॉपर्टीज होगी, चालक, कुचालक और अर्धचालक।
किसी तार की प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करती है गाइज? पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या इनमें से कोई नहीं। गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तार की प्रतिरोधकता किसके ऊपर डिपेंड करती है? बताइएगा गाइज, आंसर दीजिएगा। प्रतिरोधकता किसके ऊपर डिपेंड करती है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गाइज ध्यान में रखना, आपसे पूछा गया प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है गाइज रो, और प्रतिरोध होता है गाइज आर। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया आपसे? प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया। प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है गाइज? प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति, तीनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधकता के बारे में, यानी ये जो रो सिंबल आ रहा है यहाँ पे, इसके बारे में पूछा गया है। क्लियर? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? गाइज आंसर दीजिएगा। एम्पियर और सेकंड किसकी यूनिट है? चार ऑप्शन आपके सामने, पावर, कंडक्टेंस यानी चालकता, ऊर्जा एनर्जी या आवेश। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखिएगा गाइज, आई बराबर होता है क्यू इंटू टी। आई होता है एम्पियर में, क्यू होता है कुलाम में, और टी होता है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो एम्पियर और सेकंड इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँ तो ये किसका आ गया? कुलाम। और कुलाम किसकी? चार्ज की। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ को समझना है। आई बराबर हो गया क्यू अपॉन टी, तो आई इंटू टी हो जाएगा आपका क्यू। तो आई होता है एम्पियर में, टी होता है सेकंड में। तो ये किसकी इकाई बन गई? एम्पियर इंटू सेकंड बन गई है आपकी चार्ज की। और चार्ज की एम्पियर इंटू सेकंड है, इसको आप कुलाम भी बोल सकते हो। ओके गाइज, एम्पियर इंटू सेकंड को आप कुलाम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कुलाम बोल दीजिएगा या एम्पियर इंटू सेकंड बोल दीजिएगा। ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है गाइज? ऊर्जा की इकाई हमेशा जूल होती है। ठीक है। चालकता की क्या होती है? महो होती है। ओम का उल्टा महो हो जाती है चालकता की इकाई। पावर की, शक्ति की इकाई क्या होती है गाइज? वाट होती है। पावर किसको बोलते हैं? फॉर्मूला, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। P इक्वल टू हो जाता है गाइज W/T। सिंपल से न्यूमेरिकल आ जाते हैं गाइज। 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स एग्जाम में दी हुई है। P बराबर W/T। निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है? आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है जूल पर सेकंड, दूसरा है एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। देखिएगा, रटना कुछ नहीं है गाइज, डेली बेसिस के ऊपर आप सीरीज देखते रहिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होता चलेगा। कौन सा वाट के बराबर नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा गाइज, वाट किसकी इकाई है? वाट है पावर की। पावर बोले तो गाइज शक्ति की। अब शक्ति को आप क्या बोलोगे? शक्ति को आप W/T भी बोल सकते हो, कार्य करने की दर भी बोल सकते हो, या आप इसको वोल्टेज इंटू करंट भी बोल सकते हो, या आप एक फॉर्मूला ये हो गया वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए गाइज, ये तो हो गया आपका W/T, जूल इंटू सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड, यानी ये तो पावर की होती है। V इंटू आई वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट ये भी होती है। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम कैसे आया? देखिए गाइज, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब मैं इसमें रखूँ तो P इक्वल टू गाइज V इंटू आई, V की जगह मैं रख देता हूँ IR, और I पहले से है, ये बन गया गाइज मेरा I स्क्वायर इंटू आर। तो देखिएगा I यानी एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम ये भी बन रहे हैं। ठीक है। तो गाइज ये कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एग्जाम में कुछ भी है, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। इसके फॉर्मूले बन जाते हैं गाइज, एक तो V इंटू आई बन जाता है, एक I स्क्वायर इंटू आर बन जाता है, एक V स्क्वायर बाई आर बन जाती है। ये कई फॉर्मूले बनते हैं इसके। ठीक है। ये कुछ नहीं है, V बराबर IR की वैल्यू रख के एक दूसरे से फॉर्मूले निकाले गए हैं। ओके गाइज, सिंपल है, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं गाइज इनके ऊपर। चालकता का मात्रक क्या चीज़ है? चालकता का मात्रक बताना है आपको। महो, ओम पर मीटर, मीटर पर ओम, या महो पर मीटर। चालकता गाइज जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसका आपको यहाँ पे बताना है। चालकता का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महो। इसको बोला जाता है MHO, और रेजिस्टेंस का होता है ओम, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। चालकता को G से लिखते हैं, G इक्वल टू 1/R। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है गाइज? बताना है। जो अपनी ऊर्जा है, अपन बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया गाइज? घरों के अंदर जो अपना एनर्जी मीटर लगा हुआ है, 1 यूनिट का मतलब 1 kWh।
ठीक है गाइज। अब देखिएगा एक KWH, KW का मतलब किलोवाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया। 1000 वाट इंटू 1 आवर, तो गाइज 1000 वाट इंटू 1 आवर को आप क्या लिखोगे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपकी टर्म्स हो जाएगी 3600 और 3 जीरो और लगा दीजिएगा, ये हो जाएगी वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड को गाइज आप बोलोगे जूल, ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ बोल दीजिएगा। मोस्टली ये याद रखिएगा आप, या आप इसको बोल सकते हो 36 इंटू 10⁵ जूल। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है आपके। ठीक है गाइज, क्लियर हो रही है एक एक चीज़ें, मज़ा आ रहा है पढ़ने के अंदर, समझ में भी आ रहा होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर आप टेस्ट लगाते रहिएगा। 50 क्वेश्चन का सेट लेके आते हैं अपन, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सेट भी नहीं लेके आते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 इंटू 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोल दीजिएगा, या आप वाट इंटू सेकेंड बोल दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्रंथि नहीं है गाइज, थायराइड, अग्नाशय, यकृत या जठर। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है गाइज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर। बाकी तीनों यहाँ पे आपकी ग्रंथि है। यकृत को लीवर या जिगर भी बोला जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर दीजिएगा गाइज। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है फीमेल्स की। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। पुनर्योजन शक्ति का मतलब हो गया दोबारा से उसका निकल के आना, यानी दोबारा से विकसित होना। सबसे कम दोबारा से विकसित होने की शक्ति किसके अंदर होती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं, हड्डियों की, लीवर की या पेशियों की। पुनर्योजना यानी फिर से निकलने की, फिर से विकसित होने की शक्ति सबसे कम किसके अंदर होती है गाइज, मस्तिष्क वाली कोशिकाओं के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आंसर दीजिएगा गाइज। जीवाणु की खोज किसने की थी गाइज, रॉबर्ट हॉक ने की थी कोशिका की, लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज, या दूध के पास्चराइजेशन की। ल्यूएन हॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ल्यूएन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है बैक्टीरिया। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइज, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना किससे बनाया जाता है गाइज, पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस या साइकस। साबूदाना किससे बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका साइकस, ऑप्शन नंबर डी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, और ये वर्गीकरण किसने दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे क्या। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्गीकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीकी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइज, पेडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि, फल, चट्टान या पौधे। पेडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। भूमि का अध्ययन किया जाता है गाइज पेडोलॉजी के अंदर। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घास, फल, फसल या तेल बीज। एग्रेस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आंसर दीजिएगा। एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का, घास का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्टोलॉजी के अंदर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में। स्पर्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, परागकण, बीज, फल या पत्ती। स्पर्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है गाइज, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीज का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है, एग्रेस्टो, फिनो या एंथो। पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है गाइज, आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, लेमार्क या ट्रेविनेरस, वॉन मोल, पुरकिंजे या अरेस्टो। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। प्रयोग पूछा गया गाइस, शब्द का प्रयोग पूछा गया, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? उपचयन है या अपचयन है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या अपचयन है? गाइस क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपचयन, ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिडक्शन बोलते हैं गाइस अपचयन को, उपचयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़े का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, 50 क्वेश्चंस का सेट है अपना। फेफड़े का आकार किस प्रकार का होता है गाइज? शेप पूछी गई है, लंग्स की बात हो रही है, फेफड़ों को इंग्लिश में बोला जाता है लंग्स। आंसर हो जाएगा शंकु आकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकु आकार। ह्यूमन बॉडी के अंदर श्वसन प्रक्रिया होती है फेफड़ों के द्वारा, और जो कीट होते हैं गाइज, कीट होती है उसके अंदर जो श्वसन प्रक्रिया है वो होती है ट्रेकिया नामक ट्यूब के द्वारा। ठीक है, जो मछलियाँ होती है उनके अंदर ये किसके द्वारा होते हैं प्रोसेस? ये होती है गाइज गिल्स के द्वारा। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होते हैं? पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है गाइज? जड़, रंध्र, टहनी या तना। इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। बताइएगा हिंदी टर्म्स क्या है? इंग्लिश के अंदर आप बोल सकते हो स्टोमेटा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंध्र को बोला जाता है स्टोमेटा। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है गाइज? पत्तियां, हरित लवक, स्टोमेटा या जड़। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? पत्तियों को। पत्तियों के अंदर ही सब कुछ ये प्रेजेंट होता है, हरित लवक, स्टोमेटा वगैरह। ठीक है, स्टोमेटा को हिंदी में बोला जाता है रंध्र। प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है, कहाँ पे होती है गाइज? पत्तियों के अंदर होती है। निम्न में से कौन तत्व के सबसे उपयोगी संपत्ति है? तत्व के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका भार होता है या आणविक वजन होता है या परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु घनत्व होता है? तत्व की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मानी गई है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या माना गया गाइज? सबसे इम्पोर्टेंट माना गया परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? गाइज यहाँ से आपका और रेडियम का अयस्क पूछा गया है। रेडियम की खोज किसने की थी गाइज? क्यूरी ने की थी या बेकुरल ने की थी? क्यूरी ने की थी। और रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। रेडियम का अयस्क क्या है गाइज? आंसर हो जाएगा आपका पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर बी। और रेडियम मान लीजिएगा, या आप इसका भी कह सकते हो कि जितने भी ये होते हैं ना अयस्क, जैसे कि यूरेनियम वगैरह हो गए, इनका पिच ब्लेंड अपन बोलते हैं। चूना पत्थर किसका रासायनिक नाम है? चूना पत्थर किस रासायनिक का नाम है? चूना पत्थर किसका नाम है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 49 गाइज आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था अपना सेट नंबर 3। आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लिए डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लेने की। आपके सामने यदि नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज, जिसमें लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।